तो नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया 1 2 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस महासंग्राम का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे। तो आज हम लोग पार्ट 3 चलेंगे लेकर। ये ऑल एग्जाम के लिए प्रीवियस आने वाले प्रश्न जो है एग्जाम में उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल एग्जाम के लिए एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, एसएससी सीजीएल हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो समय बिना गंवाते हुए चलते हैं, और जिस भाई ने कल कमेंट किया उनके लिए थैंक यू। आज हम लोग चलते हैं, तो बिना प्रश्न देर किए हुए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न आपके समक्ष आया है। प्रश्न संख्या 21 20 तक हो गया है। कहता है उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर किससे संबंधित है? बाबू का उदय शंकर पूछ रहा है। उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर का संबंध नृत्य से है। उदय शंकर का संबंध नृत्य से है। उदय शंकर का संबंध किससे है? नृत्य से है। यदि पूछ देगा आपसे कि उदय शंकर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 1977 में हुआ था। उदय शंकर का जन्म 1900 और मृत्यु 1977 में हुआ था। यदि आपसे पूछ दे उदय शंकर जो है भारतीय नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं। जन्मदाता माने जाते हैं। उदय शंकर भारतीय नृत्य के क्या माने जाते हैं? जन्मदाता माने जाते हैं। यदि आपसे पूछ दे उदय शंकर के बाद यदि आपसे पूछ दे कि भारतीय सिनेमा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो भारतीय सिनेमा के दिख रहा है, भारतीय सिनेमा के जन्मदाता यदि आपसे पूछ दे सिनेमा के जन्मदाता, तो सिनेमा कहेगा तो दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जन्मदाता माना जाता है। जन्मदाता सिनेमा के क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है दादा साहेब फाल्के को। यदि पूछ देगा कि सिनेमा के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। दिख रहा है 1969 में इसकी शुरुआत होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। यदि पूछ दे आपसे कि भारत का पहला फिल्म कब रिलीज हुआ? भारत का पहला फिल्म, अरे भारत का पहला फिल्म कब रिलीज हुआ? तो बच्चों भाई मेरे, तो भारत का पहला फिल्म भारत का पहला फिल्म बोलेगा तो भारत का पहला फिल्म कौन था? हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र कब रिलीज हुआ बाबू का? 1913 में रिलीज हुआ। कब रिलीज हुआ? अरे 1913 में रिलीज हुआ। एक मिनट थोड़ा इंक डाल लेते हैं। इंक डाल लिए। यदि भारत का पूछ देगा भारत का पहला फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र, जो कि कब रिलीज हुआ? 1913 में। रे बाबू, अरे 1913 में पहला फिल्म। यदि पूछ देगा भारत का बोलती फिल्म कब रिलीज हुआ? बोलती फिल्म, तो बोलती फिल्म भारत का पहला बोलती फिल्म कब रिलीज हुआ? तो 1931 में रिलीज हुआ। और यदि पूछ देगा उस फिल्म का क्या नाम था? अरे फिल्म का नाम क्या था? तो आलम आरा था। आलम आरा। पहला भारत का पहला बोलती फिल्म 1931 में रिलीज होता है और उस फिल्म का नाम क्या रहता है? आलम आरा। यदि पूछ देगा भारत का पहला फिल्म कौन था? तो पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब रिलीज हुआ? 1913 में रिलीज हुआ। और यदि सिनेमा का जन्मदाता, भारत में सिनेमा का जन्मदाता पूछ लिया जाए, भारत में सिनेमा का जन्मदाता कब माना जाता है? फाल्के माना जाता है। और यदि पूछ देगा आपसे कि भारत में नृत्य का जन्मदाता कौन माना जाता है, तो आपका उदय शंकर माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उदय शंकर संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका नृत्य से संबंधित है। इनका जन्म हुआ था 1900 में और 1977 में इनका मृत्यु हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न
आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, कहता है कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और किसने इसको कहा था हड़प्पा सभ्यता? तो किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था। जॉन मार्शल ने कहा। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता कहा था। ये हड़प्पा अभी कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। यदि बोला जाए आपसे कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब किया गया? तो सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई 1921 में किसने किया? अरे किया दयाराम, दया करके इसमें खुदाई कर दिया। और दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने क्या किया? खुदाई किया। खुदाई, खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। इसमें हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि था वो लिपि बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती, सॉरी दाएं ओर से दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यदि आपसे पूछ दे हड़प्पा सभ्यता का स्थल अभी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसी का एक स्थल हड़प्पा सभ्यता का मिला था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल मिला था, कौन? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, विशाल, पूछता है परीक्षा में विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। कहाँ? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार प्राप्त कहाँ हुआ? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ? विशाल स्नानागार। अरे जब स्नान किया और क्या मिला मोहनजोदड़ो से? तो मोहनजोदड़ो में काष्ठ करते हुए, नृत्य करती हुई मूर्ति मिला। नृत्य करते हुए क्या मिला? मूर्ति मिला। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। यदि आपका पूछ दे लोथल जो है, लोथल ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? लोथल भी आपका गुजरात में स्थित है। लोथल आपका कहाँ स्थित है? गुजरात में दिख रहा है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और ये क्या था? ये सिंधु सभ्यता के समय, हड़प्पा काल के समय ये बंदरगाह था। बंदरगाह था, बंदरगाह था, बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित मैंने प्रश्न देख लिया है। अब चलते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता आपका कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो संबंधित है, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न आ गया, कहता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प, सिंपल सा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लेकिन इसका पूरा सिंपल नहीं रहने से कोई प्रश्न सिंपल नहीं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछ रहा है, पुष्प, पुष्प। यदि भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपका कमल है। कमल है। क्या है? कमल है। यदि आपसे मिठाई पूछ देगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। मिठाई पूछ देगा, मिठाई, तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? अरे जलेबी, जलेबी, अफगान जलेबी, जलेबी है। मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। यदि आपसे पूछ दे राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पक्षी, तो आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर है। यदि आपसे पूछ दे भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, इसको यहाँ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा के। अब यदि आपसे पूछ दे राष्ट्रीय ध्वज
की लंबाई, बहुत बार पूछा गया इसका ये प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय लंबाई और चौड़ाई L और B का, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। एग्जाम में दे देता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो पहले चौड़ाई देगा तो चौड़ाई का होगा, उसके बाद लंबाई का होगा, यानी कि लंबाई है तो बड़ा होगा, चौड़ाई है तो उससे छोटा होगा। यदि आपसे पूछ दे राष्ट्रीय ध्वज के बाद राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान कब, राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन है। जनगण मन है। इसको किसने प्रकाशित किया, किसने लिखा, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। गुरुदेव, जिसको गुरुदेव की उपाधि देते हैं, गुरुदेव की उपाधि किसको दिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। ये जनगण मन कितने समय में गाया जाता है। इसको 52 सेकंड में इसको गा लिया जाना चाहिए। 52 सेकंड, इसको गाने का 52 सेकंड समय दिया गया। यदि आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय गान को संविधान द्वारा, भारत के संविधान द्वारा कब अपनाया गया। तो संविधान द्वारा अपनाया गया, संविधान अपनाया कब। तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। किसको, राष्ट्रीय गान को। और इसी समय राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को भी कब अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यदि आपसे पूछ दे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह कब राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया। तो सर्वप्रथम आपका पूछ दे कहाँ गाया गया। तो कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और यदि राष्ट्रीय गीत को पूछा जाए सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो 1896 को गाया गया था। 1896 को गाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की खोज यदि पूछ दे आपको किसने किया। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया। किसने किया, न्यूटन ने किया। यदि पूछ दे आपसे न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन बल का मात्रक है। और दूसरा किसका मात्रक है न्यूटन। तो भार का मात्रक क्या है, न्यूटन है। भार का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। यदि आपसे पूछ दे शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक तो वाट होता। शक्ति का मात्रक वाट होता है। यदि आपसे पूछ दे धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है। यदि आपसे पूछ दे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यदि आपसे पूछ दे कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक, क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम, शक्ति का मात्रक वाट, कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल, बल या भार का मात्रक न्यूटन होता है।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए आता है न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। यदि आपसे पूछ दे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण दिख रहा है, हाँ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यदि पूछ दे, नियतांक का वैल्यू यानी कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है? तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी बराबर 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका यह होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट लगा दिया जाए। हाँ, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आ गया है और आपका प्रश्न संख्या नेक्स्ट कहता है भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, इसका शॉर्ट क्या होता है? इंडियन टाइम, IST, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है भारतीय मानक समय रेखा का फुल फॉर्म। क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यदि आपसे पूछ दे ये कितना होता है, तो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर होता है, पूर्वी देशांतर। यदि आपसे पूछ दे कि ये ग्रीनविच से कितना आगे है या पीछे है, तो हमारे यानी कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच के समय रेखा मानक समय रेखा से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे है किससे? ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। यदि आपसे पूछ दे कि भारतीय समय रेखा और ग्रीनविच समय रेखा के बीच कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है, तो 5.5 घंटा का अंतर है, 5.5 घंटा का टोटल अंतर है। यदि आपसे पूछ दे कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, ये स्थापित कहाँ है? भारतीय मानक समय रेखा यदि पूछ दे स्थापित कहाँ है, तो ये इलाहाबाद के नैनी जो कि प्रयागराज में पड़ता है, इलाहाबाद के नैनी स्थान पर स्थित है। ये कहाँ है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के नैनी में भारतीय मानक समय रेखा अवस्थित है और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलता है। और ये भारतीय मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय रेखा है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत के ये 5 राज्य से गुजरता है। 5 राज्य से कौन कौन? एक हो गया यूपी, दूसरा हो गया MP यानी कि मध्य प्रदेश, तीसरा आपका 36 का आंकड़ा छत्तीसगढ़, एक आंध्र प्रदेश आपका और एक आपका उड़ गया, दिख रहा है यहाँ, ओडिशा दिख रहा। यदि आपसे पूछ दे कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन? तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। कितने डिग्री से है? तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम क्या रखा गया, बदल दिया गया है प्रयागराज, जो कि प्रयागराज के नैनी में अवस्थित है। तो
लगभग इसका हम लोग देख लिए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या भारतीय मानक समय रेखा अवस्थित है, 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न लग गया है। कहता है आपका अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी भाग पर अवस्थित है? कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है? पूर्वी भाग में। तो भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य, आप पूर्वी राज्य, भारत का पूर्वी राज्य सबसे माना जाए, देखा जाए तो पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, जिसको चोटा कर रहा चाइना की मेरा। अरे चोट बाप, तुम कहेगा चाइना मेरा है, पाकिस्तान कहेगा कि ये कश्मीर मेरा है, तो उसके कहने से हो जाएगा? ऐसा थोड़े ना होता है। हम कह देंगे अभी कि हम कुछ बोल देंगे तो वो मेरा थोड़े ना हो जाएगा। ये बोल रहा है ये भारत का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश। चाइना चटवा चचिया रहा, कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का नहीं है, ये चाइना का। तो आपका कहता कौन सा भाग पूर्वोत्तर में है? तो पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य है। यदि आपसे पूछ दे, ऑप्शन नंबर बी कहता है, यदि आपसे पूछ दे कि अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है एक नामदफा नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है नामदफा नेशनल पार्क? कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यदि आपसे पूछ दे यूपी में नेशनल पार्क कौन सा है? तो यूपी में आपका दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है स्थित? यूपी में है। और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूपी में है। यदि आपसे पूछ दे मध्य प्रदेश में कौन सा, एमपी में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? कान्हा, तो आपका कान्हा पन्ना पेंच, ये सब नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा पन्ना पेंच, ये सब कहाँ स्थित है? ये सब आपका एमपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी में। यदि आपसे पूछ दे राजस्थान में, तो राजस्थान में आपका सरिस्का, जो कि पूछा गया है, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था। सरिस्का नेशनल पार्क आपका कहाँ स्थित है? राजस्थान में। केवलादेव भी पूछा गया था एनटीपीसी में। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केवलादेव भी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका ये राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान में कौन कौन? सरिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। एमपी में कान्हा पन्ना पेंच, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका एमपी में अवस्थित है। यदि नंदा देवी पूछ दे तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। राजा राम पूछ दे तो उत्तराखंड में अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश तो हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। कहता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इसका ऑप्शन जो है इसमें गलत दिया हुआ, ऑप्शन इसमें नहीं है। राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ अवस्थित है? ये महाराष्ट्र के पुणे के खड़गवासला, पुणे के कहाँ स्थित है? खड़गवासला में अवस्थित, पुणे के खड़गवासला में अवस्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के खड़गवासला में अवस्थित है। इनका ध्येय वाक्य क्या है? तो इनका ध्येय वाक्य सेवा परमो धर्म, सेवा परमो
धर्म, सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म किनका वाक्य है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का नेशनल वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म। तो आपका राइट आंसर इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये अवस्थित है खड़गवासला में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका फुल फॉर्म होता है। ध्येय वाक्य क्या है? तो सेवा परमो धर्म इसका ध्येय वाक्य है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 28 आ गया है। कहता है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? संविधान के प्रारूप समिति के, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर क्या थे? अरे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। यदि पूछ देगा कि ये भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का प्रस्ताव आत्मा कहा है? तो ये अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या बोला है? आत्मा बोला। संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा। यदि पूछा जाए आपसे कि ये किस भाग में अवस्थित है? अनुच्छेद 32 जो आपका किस भाग में अवस्थित है? तो भाग आपका अनुच्छेद 32 भाग 3 में अवस्थित है, भाग 3 में अवस्थित है। भाग 3 में, भाग 1 में क्या है? तो भाग आपका 1 में, भाग 1 में कहेगा तो भाग 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। यदि भाग 2 बोला जाए तो भाग 2 में आपका क्या है? भाग 1 है, भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बोला गया, नागरिकता, नागरिकता। ये किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। यदि इसके बारे में पूछ देगा कि भारत राज्यों का संघ है, भाग 1 में कितना तक अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका 1 में अनुच्छेद आपका 1 से 4 तक है। यदि भाग 3 में बोल दे, भाग 3 में किसकी चर्चा है? तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार की चर्चा है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद कितना है? तो 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक है। 1 मिनट, हाँ चलते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइट का चल गया था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। कहता है आपका नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरा में, नींबू और संतरा में आपका विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरा में, खट्टे फलों में बोल देगा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आपका विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। यदि आपसे बोल दे खट्टा फलों में क्या क्या आ जाएगा? नींबू हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, नींबू संतरा, ये सब संतरा हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है। यदि आपसे पूछ दे कि घाव को भरने, विटामिन सी जो है घाव को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, घावों को भरने में, घावों को भरने में, घाव को भरने में किसका प्रयोग किया जाता है? विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ए, इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है विटामिन सी का? तो आंवला है, आंवला है इसका सर्वोत्तम स्रोत। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि विटामिन ए, ऑप्शन नंबर आपका ए तो हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, सूर्य किरण से प्राप्त होता है, सूर्य प्रकाश की किरण से प्राप्त होता है विटामिन डी। और ये तीव्र गति से
तीव्र गति से शरीर में बनता है, तीव्र गति से शरीर में बनता है। ये विटामिन जो है, यदि पूछ देगा कि तीव्र गति से कौन सा विटामिन बनता है, तो तीव्र गति से कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका विटामिन बी जो है, B1, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, इसका नाम है थायमीन। थायमीन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है। रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रतौंधी होता है। रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है। ये इसका मुख्य स्रोत क्या है, ये रेटिनॉल का विटामिन ए का प्रमुख स्रोत, सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो गाजर खाइए और आंख का रोशनी बढ़ाइए, चश्मा से छुटकारा पाइए, गाजर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दे, ऑप्शन नंबर डी तक तो हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न संख्या 30 और अंतिम प्रश्न संख्या आज का है। कहता है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप 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 की राजधानी कहाँ स्थित है, स्थित है कावारत्ती है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका कावारत्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज फिर हम लोगों ने 10 प्रश्न का सेट दे लिए हैं। 3 वीडियो आज अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, और आप लोग जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और एक लाइक बटन जरूर दबाएं, ताकि और इससे अधिक से अधिक वीडियो इसी प्रकार से मैथ का, साइंस का स्पेशल, इस तरह से करंट अफेयर का वीडियो हम लोग अपलोड कर सकें। तो आज यहीं तक, जय हिंद।